झारखंड, जब हम ये नाम सुनते हैं तो जहन में सबसे पहली चीज क्या आती है? जंगल। झार यानी जंगल और खंड यानी प्रदेश, तो जंगलों का प्रदेश। ज्यादातर लोगों के लिए शायद कहानी यहीं से शुरू होती है और यहीं पर खत्म भी हो जाती है कि हाँ, घने जंगल हैं, आदिवासी संस्कृति है और जमीन के नीचे बहुत सारे खनिज हैं। लेकिन हमारे पास जो स्रोत है, झारखंड एक कालजयी विरासत, वो एक पूरी तरह से अलग ही तस्वीर दिखाते हैं। ये बताते हैं कि इन जंगलों के गहराइयों में एक ऐसा इतिहास छिपा है जो हमारी सोच से कहीं ज्यादा पुराना है, कहीं ज्यादा उन्नत और शायद दुनिया से कहीं ज्यादा जुड़ा हुआ था। आज हम इसी छिपी हुई कहानी की परतों को खोलने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे प्रागैतिहासिक काल के लोग सितारों का नक्शा बना रहे थे, कैसे यहाँ का लोहा दुनिया के सबसे मशहूर हथियार बना रहा था और कैसे कैसे यहीं से भारत में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत की पहली आवाजें उठी। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। वो तो हजारों साल पुरानी है। तो इससे पहले क्या कहते थे? कोई और नाम था इसका? हाँ, अलग अलग दौर में अलग अलग नाम मिले हैं। सबसे पुराने वैदिक ग्रंथों में से एक है ऐत्रेय ब्राह्मण। उसमें इस इलाके को पुंड्र कहा गया है। बाद में पुराणों में इसी से मिलते जुलते नाम जैसे मुरंड और मुंड भी आए, जो शायद यहाँ की जनजातियों से जुड़े थे। ये तो धार्मिक ग्रंथों की बात हुई। हाँ, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब महाभारत में इस इलाके का जिक्र आता है तो इसे पुंडरीक देश कहा गया है। पुंडरीक देश, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब पशु भूमि। इससे अंदाजा लगता है कि उस वक्त इसकी पहचान यहाँ के घने जंगलों और जंगली जानवरों से थी। तो आप देख सकते हैं कि हर जमाना इसे अपनी नजर से देख रहा था। यानी नाम बदलते रहे लेकिन जमीन की कहानी चलती रही। तो चलिए इस कहानी में और पीछे चलते हैं। प्रागैतिहासिक काल, मतलब जब इंसान पत्थरों के औजार इस्तेमाल करता था। हाँ, और यहाँ हमें सिर्फ औजार नहीं मिलते, बल्कि उस दौर के इंसानों की सोच और उनकी समझ के सबूत भी मिलते हैं। देखिए, हजारीबाग और दामोदर घाटी से पत्थर की कुल्हाड़ियां मिलना एक बात है, पर जो चीज सच में हैरान करती है वो है हजारीबाग के पास इसको की गुफाओं में मिली रॉक पेंटिंग्स। मैंने इनके बारे में थोड़ा पढ़ा है। ये सिर्फ जानवरों के शिकार के चित्र तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। शिकार के दृश्य तो है, लेकिन उनके साथ साथ नक्षत्र मंडल बने हुए हैं, ज्यामितीय आकृतियां हैं और कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिन्हें लोग आज अंतरिक्ष मानव या एलियन जैसा बताते हैं। एक बड़ी सी तस्वीर है जिसमें कई लोग एक अजीब सी चीज को घेरे हुए हैं जो किसी अंतरिक्ष यान जैसी दिखती है। कमाल है। मतलब हजारों साल पहले यहाँ के लोग सिर्फ शिकार नहीं कर रहे थे, बल्कि वो आसमान को देख रहे थे, सितारों को समझ रहे थे और शायद कुछ ऐसा देख रहे थे जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत बहुत अलग था। और ये समझ सिर्फ कला तक सीमित नहीं थी। इसी का एक ठोस वैज्ञानिक सबूत हमें हजारीबाग के ही पंकरी बरवाडीह में मिलता है। वहां पत्थरों का एक ऐसा ढांचा है जिसे हम आज भारत की सबसे पुरानी खगोलीय वेधशाला, मतलब एक एंशिएंट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी कह सकते हैं। एक ऑब्जर्वेटरी पत्थरों से बनी हुई, वो काम कैसे करती थी? वहां बड़े बड़े पत्थरों, जिन्हें महापाषाण या मेगालिथ्स कहते हैं, उनको एक खास एंगल और ज्यामिति में खड़ा किया गया है। ये ढांचा इस तरह से बनाया गया है कि साल के 2 दिन, 21 मार्च और 23 सितंबर, जब दिन और रात बराबर होते हैं, सूरज की पहली किरण ठीक 2 पत्थरों के बीच के गैप से होकर गुजरती है। अरे वाह, ये कोई तुक्का तो नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं। ये खगोल विज्ञान की बहुत गहरी समझ को दिखाता है। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब उस वक्त के लोग मौसम, फसल और समय का पता लगाने के लिए सितारों और सूरज का इतना सटीक इस्तेमाल कर रहे थे। उनकी तकनीक सिर्फ पत्थर के औजारों तक ही नहीं थी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और उनकी महारत सिर्फ आसमान और पत्थरों तक ही सीमित नहीं थी। जमीन के नीचे जो छिपा था उसे निकालने और बदलने की कला में भी वो माहिर थे। और यहीं से कहानी धातु युग में दाखिल होती है और हमारे सामने आती है झारखंड की असुर जनजाति। असुर, ये वही लोग हैं जिन्हें भारत में लोहा बनाने वाले शुरुआती समुदायों में से एक माना जाता है, सही है? सिर्फ शुरुआती नहीं, बल्कि सबसे माहिर लोगों में से एक। असुर जनजाति लोहा गलाने की एक ऐसी तकनीक जानती थी जो अपने समय से बहुत आगे थी। उनकी भट्टियां बेहद उन्नत थीं।
लेकिन जो बात इस कहानी को असाधारण बनाती है वो ये नहीं कि वो लोहा बना रहे थे, बल्कि ये है कि उनका बनाया लोहा जा कहाँ रहा था। कहाँ जा रहा था? यहां से निकला और गलाया गया लोहा मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था। एक मिनट, मेसोपोटामिया मतलब आज का सीरिया इराक वाला इलाका, यहाँ के जंगलों से? हाँ, और अगर मैं आपको बताऊं कि वो लोहा किस काम आता था तो आप और भी चौंक जाएंगे। उसी लोहे से दुनिया की सबसे मशहूर और धारदार तलवारें बनती थीं, दमिश्क की तलवारें, जिन्हें डमास्कस स्टील स्वॉर्ड्स कहते हैं। क्या आप बात कर रहे हैं? दमिश्क की तलवारें, जिनकी मिसालें आज भी दी जाती हैं, उनका स्टील झारखंड से जाता था? ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। हम तो इस इलाके को हमेशा से एक अलग थलग कटा हुआ हिस्सा समझते रहे हैं। बिल्कुल, और यही इस स्रोत का सबसे बड़ा खुलासा है। ये बताता है कि झारखंड किसी प्राचीन ग्लोबल सप्लाई चेन का एक बहुत जरूरी हिस्सा था। यहाँ की तकनीक और यहाँ के संसाधन दुनिया के सबसे उन्नत हथियार बनाने के काम आ रहे थे। ये सिर्फ एक ट्रेड लिंक नहीं था, ये इस इलाके की तकनीकी श्रेष्ठता का सम्मान था। इस तकनीक और व्यापार से आगे बढ़कर अगर हम आस्था की बात करें, तो ये जमीन कई धर्मों के लिए बहुत अहम रही है, खासकर जैन धर्म के लिए। बहुत ज्यादा। झारखंड में पारसनाथ की पहाड़ी है, जिसे जैन धर्म में सम्मेद शिखर कहते हैं। ये उनका सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि उनके 24 में से 20 तीर्थंकरों ने यही निर्वाण प्राप्त किया था, और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर ही इस पहाड़ी का नाम पारसनाथ पड़ा। और ये प्रभाव सिर्फ एक पहाड़ी तक ही नहीं था, शायद लोगों में भी था। मैंने सिंह भूम के सराक समुदाय के बारे में पढ़ा है, जो श्रावक शब्द से बना है। सही कहा, श्रावक यानी जैन धर्म को मानने वाले गृहस्थ। और पलामू और वेणुसागर से जो पुरानी जैन मूर्तियां मिली हैं, वो भी इस गहरे रिश्ते की गवाही देती हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ जैन धर्म ही नहीं फला फूला, बौद्ध धर्म की भी यहाँ जबरदस्त मौजूदगी थी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण शायद चतरा का इटखोरी है। हाँ, ईटखोरी तो कमाल की जगह है। उसे हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म का त्रिवेणी संगम कहा जा सकता है। वहां हमें पाल वंश के समय के बौद्ध स्तूप के अवशेष मिलते हैं, और एक बहुत ही अनोखी चीज है, मां भद्रकाली की एक मूर्ति, जिसके ठीक नीचे बुद्ध की एक प्रतिमा भी उकेरी हुई है। एक ही पत्थर पर दो अलग अलग धर्मों के प्रतीक, ये तो उस दौर की सहिष्णुता को दिखाता है। निश्चित रूप से। और इतना ही नहीं, हजारीबाग के सीतागढ़ा पहाड़ पर तो एक पूरे बौद्ध मठ के खंडहर मिले हैं। चीनी यात्री फाहियान जब भारत आया था तो उसने भी अपनी डायरी में इस मठ का जिक्र किया था। तो प्रागैतिहासिक काल से लेकर धार्मिक संगम तक ये तो हुई प्राचीन पहचान की बात। अब बड़े साम्राज्यों के दौर में आते हैं। मौर्य काल में झारखंड की क्या भूमिका थी? मौर्य काल में इस इलाके की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसकी एक खास वजह थी। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में इस जगह को कुक्कुट देश कहा है, और सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में यहाँ की आट्विक यानी वनवासी जातियों का जिक्र किया है। पर इसकी रणनीतिक अहमियत क्या थी? हाथी। मौर्य सेना की सबसे बड़ी ताकत उनके युद्ध हाथी थे, और उन हाथियों का सबसे बड़ा स्रोत यही झारखंड के जंगल थे। अच्छा, तो एक तरह से मगध साम्राज्य की सैन्य शक्ति की नींव यहीं रखी जाती थी। बिल्कुल। बाद में गुप्त काल में भी समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इस जगह को मुरुंड देश कहा गया है। हजारीबाग में पत्थरों को काटकर बनाए गए गुप्तकालीन मंदिर भी मिले हैं। लेकिन बड़े साम्राज्यों की छाया हटने के बाद यहाँ के अपने राजवंशों का उदय हुआ होगा, है ना? बिल्कुल। 7वीं सदी में बंगाल के गौड़ शासक शशांक ने यहाँ अपना दबदबा बनाया। वो शैव धर्म का बड़ा संरक्षक था, और उसने यहाँ कई शिव मंदिर बनवाए। यही वो दौर था जब बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होने लगा और शैव धर्म तेजी से फैलने लगा। शशांक के बाद यहाँ के स्थानीय राजवंशों ने अपनी जड़ें मजबूती से जमाई। इनमें सबसे बड़े नाम कौन से थे? 2 नाम सबसे अहम हैं। छोटा नागपुर में नागवंश, जिसके संस्थापक थे फणी मुकट राय, और दूसरा पलामू का चेरो वंश। चेरो वंश में एक राजा हुए मेदिनी राय। मैंने पढ़ा है कि उनके दौर को स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहते हैं, जो किसी भी शासक के लिए बहुत बड़ा दावा है। ऐसा क्या खास था उनके राज में कि लोग आज भी उसे याद करते हैं? मेदिनी राय अपनी न्यायप्रियता के लिए मशहूर थे। कहा जाता है कि उनके राज में लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे। उन्होंने खेती और व्यापार को बहुत बढ़ावा दिया, और आज भी जो नया पलामू किला खड़ा है वो उन्होंने ही बनवाया था।
उनकी ख्याति एक ऐसे राजा की थी जो अपनी प्रजा का सच में ख्याल रखता था। क्या बात है। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और मुगलों के दौर में आते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प जिक्र हीरों का मिलता है। हाँ, अबुल फजल ने अकबरनामा में लिखा है कि ये इलाका, जिसे तब कोकरा कहते थे, अपनी शंख नदी से निकलने वाले हीरों के लिए दूर दूर तक मशहूर था। और यही हीरे नागवंशी राजाओं और दिल्ली के मुगल बादशाहों के बीच तनाव की एक बड़ी वजह बने। और इसी से जुड़ी है नागवंशी राजा दुर्जन साल की मशहूर कहानी, है ना? ये किस्सा तो किसी फिल्म की कहानी जैसा है। हुआ ये कि राजा दुर्जन साल ने मुगलों को टैक्स देना बंद कर दिया। इस बात पर सम्राट जहांगीर इतना नाराज हुआ कि उसने राजा को गिरफ्तार करवाकर ग्वालियर के किले में कैद कर दिया। 1-2 साल नहीं, पूरे 12 साल तक। 12 साल? तो फिर वो बाहर कैसे आए? कहानी में मोड़ तब आया जब जहांगीर के दरबार में 2 असली हीरों की पहचान को लेकर झगड़ा हो गया। जौहरी तय नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा ज्यादा खरा है। तब किसी ने जहांगीर को बताया कि हीरों का सबसे बड़ा पारखी तो ग्वालियर में कैद है। दुर्जन साल को दरबार में बुलाया गया? हाँ, और उन्होंने आते ही अपनी विशेषज्ञता से असली हीरे को पहचान लिया। जहांगीर उनकी इस कला से इतना खुश हुआ कि उसने न सिर्फ राजा को तुरंत रिहा कर दिया, बल्कि इज्जत के तौर पर उन्हें शाह की उपाधि भी दी। वाह, हीरों की परख ने एक राजा को आजादी और उपाधि दोनों दिला दी। बिल्कुल। और इस घटना के बाद जब दुर्जन साल वापस अपनी राजधानी दौसा लौटे तो उन्होंने अपनी नई हैसियत और शान दिखाने के लिए एक भव्य महल बनवाया, नवरत्नगढ़। इस महल की वास्तुकला में आपको मुगल स्टाइल जैसे झरोखा दर्शन और स्थानीय कला का सुंदर संगम देखने को मिलता है। लेकिन ये शान और स्वायत्तता ज्यादा दिन नहीं चली। 18वीं सदी के बीच में अंग्रेजों के आने से सब कुछ बदलने वाला था। हाँ, 1765 की इलाहाबाद की संधि एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। इस संधि से ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया। और चूंकि झारखंड उस वक्त बिहार का ही हिस्सा था, तो वो भी अंग्रेजों के दायरे में आ गया। और फिर 1767 में अंग्रेज सेना सिंहभूम के रास्ते झारखंड में दाखिल हुई। लेकिन जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, ये कोई शांतिपूर्ण सत्ता का हस्तांतरण नहीं था। शांतिपूर्ण तो बिल्कुल नहीं था। असल में ये 2 अलग-अलग दुनियाओं का टकराव था। एक तरफ अंग्रेज थे जिनकी नजर में जमीन और जंगल सिर्फ पैसा कमाने का जरिया थे, एक संसाधन थे। दूसरी तरफ यहाँ के आदिवासी समुदाय थे जिनके लिए जंगल और जमीन उनकी पहचान, उनकी संस्कृति और उनके जीने का तरीका थे। उनके यहाँ सामुदायिक मिल्कियत का रिवाज था, मतलब जंगल किसी एक का नहीं, सबका है। अंग्रेजों की प्राइवेट प्रॉपर्टी और टैक्स की व्यवस्था इस पूरी सोच पर ही हमला थी। तो जैसे ही अंग्रेजों ने अपनी व्यवस्था लागू करने की कोशिश की, विद्रोह शुरू हो गया तुरंत। और यहीं से भारत में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सशस्त्र विद्रोहों का एक ऐसा लंबा सिलसिला शुरू होता है जो 1857 के सिपाही विद्रोह से भी कई दशक पहले का है। इन शुरुआती विद्रोहों में सबसे पहला कौन सा था? सबसे पहला संगठित विद्रोह 1767 में ही शुरू हो गया था, ढाल भूम में। वहां के राजा जगन्नाथ ढाल को हटाकर अंग्रेजों ने किसी और को गद्दी पर बिठा दिया। जगन्नाथ ढाल ने अपनी प्रजा के साथ मिलकर जो विद्रोह किया वो 10 साल तक चला। इसे ढाल विद्रोह कहते हैं। ये अंग्रेजों के खिलाफ पहली बड़ी चुनौती थी। इसके बाद चुआड़ विद्रोह का जिक्र आता है, जिसका एक नारा आज भी बहुत मशहूर है। हाँ, 1769 से शुरू हुए चुआड़ विद्रोह के नायक थे रघुनाथ महतो। उनका नारा था, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। वाह, इस एक लाइन में ही पूरी लड़ाई का सार छिपा है। बिल्कुल। ये सिर्फ अंग्रेजों को भगाने की बात नहीं थी, ये अपनी स्वायत्ता, अपने सेल्फ रूल को बचाने की जंग थी कि हमारे गांव के फैसले हम करेंगे, कोई बाहर वाला नहीं। और फिर आते हैं तिलका मांझी। उन्हें तो भारत का आदि विद्रोही यानी पहला क्रांतिकारी भी कहा जाता है। और इसके पीछे बहुत ठोस वजह है। तिलका मांझी ने 1783-85 के दौरान जो आंदोलन चलाया, उसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी। वो गुरिल्ला युद्ध यानी छापामार लड़ाई के माहिर थे। वो अपनी छोटी सी सेना के साथ जंगलों और पहाड़ियों में छिपकर अचानक अंग्रेजी टुकड़ियों पर हमला करते थे। और उन्होंने ही भागलपुर के कलेक्टर को मारा था ना? हाँ, 1784 में उन्होंने एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया। उन्होंने ताड़ के पेड़ पर छिपकर अपने जहरीले तीर से भागलपुर के कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड की हत्या कर दी। अब सोचिए,
उस वक्त एक ब्रिटिश कलेक्टर को मार गिराना कितनी बड़ी बात रही होगी। ये ब्रिटिश सत्ता पर सीधा और जानलेवा हमला था। जाहिर है अंग्रेज बौखला गए होंगे। बिल्कुल। उन्होंने तिलका मांझी को पकड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी। आखिरकार उन्हें धोखे से पकड़ा गया और 1785 में भागलपुर में एक बरगद के पेड़ पर सरेआम फांसी दे दी गई। लेकिन उनकी शहादत ने प्रतिरोध की जो आग जलाई वो कभी बुझी नहीं। वो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गए। क्या सफर रहा है। प्रागैतिहासिक काल के खगोलविदों से लेकर दमिश्क तक लोहा पहुंचाने वाले कारीगरों तक, जैन और बौद्ध धर्म के संगम से लेकर हीरों के पारखी राजाओं तक, और फिर उन जांबाज विद्रोहियों तक जिन्होंने अपनी जमीन और अपनी आजादी के लिए सबसे पहले आवाज उठाई। और अंत में ये सारी कहानियां झारखंड नाम से जुड़ जाती हैं। ये स्रोत हमें यही बताते हैं कि ये सिर्फ एक जंगलों का प्रदेश नहीं है। ये एक ऐसी भूमि है जिसने सदियों से न सिर्फ पेड़ों को बल्कि एक बेहद लचीली, स्वाभिमानी और कालजयी संस्कृति, एक गहरा इतिहास और एक मजबूत पहचान को पाला पोसा है। और ये हमें आज के लिए एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। स्वायत्तता और प्रतिरोध का ये हजारों साल लंबा इतिहास, ये प्राचीन विरासत आज झारखंड के लोगों की पहचान और उनकी आकांक्षाओं को किस तरह से आकार दे रही होगी।